नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से एकलव्य सिंह। एकलव्य, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम नमस्कार। सर, आपके दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। तो बहुत मुबारक हो, एक और पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हो गया है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये वर्चुअल है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही इसके फॉलोअर्स हैं और मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन ही बड़ा बदलाव करने की हुंकार भर रहे हैं। इसके फाउंडर बैठे हैं अमेरिका में और अमेरिका में कौन-कौन बैठा है ये किसी से दबा छिपा नहीं है। और वो जो अमेरिका में बैठे हुए हैं वो कभी अरविंद केजरीवाल को फोर्ड फाउंडेशन के जरिए, कभी यहाँ जो युवाओं के आइडल बनने की कोशिश करते रहे, टी शर्ट पहन करके घूमते रहे और प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयानबाजी कल भी गद्दार कहकर के उन्होंने की है। तो कैसो कैसो को वो अमेरिका में बैठे हुए जो इनके माई बाप हैं वो फंडिंग करते रहते हैं और किस तरह से मोदी को उनकी पूरी जो उनका जो मिशन है उसको पटरी से उतारना चाहते हैं, वो किसी से दबा छिपा नहीं है। वो तो सार्वजनिक तौर पर कह चुके कि मोदी को हराने के लिए मैं हजारों करोड़ रुपया, हजारों डॉलर खर्च कर सकता हूं। तो ऐसे देश में बैठ कर के एक वर्चुअल पार्टी बनाई जाती है और उससे 5-6 दिन के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर जुड़ जाते हैं। और शुरू में कुछ उनके वीडियो आते हैं, बाद में उनके सुर बदलने शुरू होते हैं। शुरू में कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे, हमारी मजाक को सीरियसली ले लिया गया। फिर अपनी पे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो देश में एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। तो देश में बड़ा बदलाव करने की हुंकार देकर के एक और सज्जन आए थे 2012 में। उन्होंने कैसा देश बदला है और कितने झूठ बोले हैं और उनकी कथनी करनी में कितने बड़े अंतर देखने को मिले हैं, ये पूरा देश जान चुका है। और थोड़ी सी सर्च करने के बाद लोगों की समझ में ये आ गया कि ये जो 2012 में आए थे बदलाव करने के लिए, उन्हीं की टीम में ये अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति काम कर चुका है 3 साल तक। ये मनीष सिसोदिया के एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी सलाहकार की भूमिका में रह चुका है। और अब जबकि केजरीवाल को लगता है कि जो अदालतें हैं वहां से भी उनको फटकार मिल रही है, उनको दिल्ली की जनता दुत्कार चुकी है, पंजाब में हालात बुरे हैं, तो फिर एक वर्चुअल पार्टी खड़ी करके उसके जरिए, जिसका प्रमोशन कौन कर रहा था, मनीष सिसोदिया, वीडियो डाल करके कि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये पार्टी। वो जैसे ही लोगों ने सर्च करना शुरू किया, इस बंदे के, मनीष सिसोदिया के साथ गलबैया करते हुए फोटोग्राफ भी सामने आ गए। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं एकलव्य जी और मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो वीरेंद्र जी, जी, नमस्कार। आपका स्वागत प्रणाम है। सर। नमस्कार, नमस्कार। तो एकलव्य जी, चूंकि पहले आप जुड़े तो पहले मैं आपके जी, पास जी, ही जी, आता हूँ। जी। आपको क्या लग रहा है इस ड्रामे के पीछे? और अब कीड़े मकोड़ों की पार्टी बना करके ये क्या नया बदलाव करना चाहते हैं, या जैन जी को भ्रमित करके देश में अराजकता फैलाने का एक बड़ा षड्यंत्र है? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 फैक्टर्स हैं जो मतलब इसमें जो गंभीरता वाले फैक्टर्स हैं। वो ये है कि जैसे एक तो आपने अभी फरमाया ही कि जॉर्ज सोरोस की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है ओपन सोसाइटी, तो उसका सर जो इससे लिंकेज दिखाई देता है। तो और जिस तरह से जॉर्ज सोरोस पहले बता भी चुके हैं कि मैं भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए $1 बिलियन का सेट असाइड कर चुका हूँ फंड। तो मुझे सर ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस के अलावा अगर इसको अमेरिका जैसी सो कॉल्ड महाशक्ति के पर्सपेक्टिव में भी देखा जाए,
तो ये तो हम सर अभी तो क्या है कि जो पिछले 2-3 महीने में हमने देखा उसमें ये प्रूव ही हो गया कि अमेरिका के क्या इंटेंशंस होते हैं। लेकिन हमेशा से सर मतलब अमेरिका की एक इमर्जिंग पावर्स को डिस्टेबलाइज करने की स्ट्रैटेजी रही है और अपना इन्फ्लुएंस वहां बनाने की स्ट्रैटेजी रही है। और अब सर भारत जैसे देश से और खास करके आज भारत जिस पोजीशन में है वो मतलब युद्ध तो नहीं कर सकता, जमीनी युद्ध तो नहीं कर सकता, वो ईरान से ही नहीं कर पा रहा तो भारत से क्या करेगा। तो उसका ऑल्टरनेट होता है कि वहां पे जो उनके बॉर्डर्स हैं या जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको आप कितना डिस्टेबलाइज कर सकते हो और किन किन माध्यम से कर सकते हो। रिसेंटली सर हमने देखा कि एक यहाँ पे एक वर्ग है जो खुलेआम मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स खुलेआम कहने लगे हैं कि जब नेपाल में जेंजी सड़क पे उतर के सरकार चेंज कर सकती है तो भारत में क्यों नहीं कर सकती। जिस तरह हमने देखा था सर कि बांग्लादेश में जिस तरह का वहां की सरकार को हटाने के लिए आंदोलन खड़ा किया गया था उसमें मतलब करीब 164 सीट मुझे याद आती हैं सर कि वहां पे जमियाते जमायते इस्लामी जो एक वहां पे एक्सट्रीमिस्ट जो कि वहां के युवा मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनको उनसे वही उनके कार्यकर्ताओं का मेन बेस होता है। तो अपना जो बंगाल से लगता हुआ बॉर्डर है उसमें उसने करीब 164 सीटें जीती थी सर। और वो 164 सीटों की फंडिंग मतलब सीआईए के लिंक्स, अपने ये जो बंगाल में जो पहले जो चिट फंड स्कैम हुआ था उसके लिंक्स, कई तरह की चीजें निकल के आई थी सर। तो एक तो सर इसका ये एस्पेक्ट है। इसके अलावा मुझे लगता है सर कि इन लोगों को ये एक गलतफहमी होती है कि भारत में एक जेन जी का बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको ये झूठ बोल के भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का एक तो सर जो हमारी जेन जी का भी जो 70-80-90% वर्ग है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के वैल्यू सिस्टम पे चलता है और उनका व्यक्तिगत मोदी जी के साथ मैं समझता हूं एक बहुत गहरा कनेक्ट है। तो उन ये ऐसा समझते होंगे कि ये बरगला लेंगे लेकिन ये कर नहीं सकते। हाँ ये बात सही है सर कि मॉडर्न इंग्लिश एजुकेटेड स्कूल्स में जो थोड़ा मतलब भटक जाते हैं लोग उनको थोड़ा सा मतलब कभी कभी एक किसी इश्यूज पे एक आप जिसे कह सकते हो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी तो इस तरह के सोशल मीडिया आंदोलनों के द्वारा या इस तरह की पार्टी बना के एक मिलती ही है। मतलब ऑनेस्टली मैं कहूंगा सर शायद इसीलिए तो हम जैसे तीनों जो यहाँ बैठे हैं हम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे जो राइट विंग वाले लोग भी हैं। मैं मतलब अगर एक एग्जाम्पल ही कोट करना चाहूँ कि मतलब सो कॉल्ड राइट विंग मैं तो कहने लगा हूँ अब जैसे अजीत भारती है। तो अब सर वो मतलब आप जब कोई चीज कहते हो ना तो क्रिटिसिज्म जो है ना आपका हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब कई जगह सर हमारे राइट विंग वाले बात तो शत्रु बोध की करते हैं लेकिन जब उनको लगता है कि हमारी सुनवाई उस तरह से नहीं हो रही या मतलब एकदम हमारी बात नहीं मानी जा रही तो वो भी एक क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म के मोड में चले जाते हैं। और वहां पे सर ये इस तरह की ये जो पार्टी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो आप बात कर अब हम आज बात कर रहे हैं ना इन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि उस नेगेटिव माहौल पे कैपिटलाइज करने की। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत तो हमें भी इससे मतलब म- मुझे नहीं लगता कि ये कोई खास डैमेज कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी भी अगर जो कह रहे हैं ना सर जो भारत के शत्रुओं की बात कर रही है तो उस शत्रु का बोध होना चाहिए हमें। और एक लिमिटेड पॉइंट और है सर मेरा कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एक भारत में एक बड़ा गजब का वर्ग होता है जिनको ये कहने में तो जो कांग्रेस की पिछले 10-12 वर्ष में दुर्गति हुई है उनको ये एक्सेप्ट करने में बड़ा मतलब शर्म या लज्जा सी आती है कि हम मोदी विरोधी हैं उसमें नहीं आती। उनको लज्जा इस चीज में आती है कि हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं हम खुल के कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपने आप को होलियर देन दाऊ या मतलब जिसे कहते हैं ना सर कि न्यूट्रल दिखाना चाहते हैं। तो उनके लिए अगेन ऐसी पार्टियों का सपोर्ट आप आते हुए देखेंगे क्योंकि उनको वो एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि
एक बड़े प्लेटफॉर्म, जो एक बनता हुआ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू अपनी मोदी के विरोध में आवाज बुलंद कर सकते हैं? वीरेन जी, आपको लगता है कि राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती जा रही है? इसके अलावा विरोधी दलों की, उनके नेताओं की विश्वसनीयता करीब करीब शून्य हो गई है। सो कॉल्ड दिग्गज, शरद पवार से लेकर के, उनके साथ अगर उद्धव ठाकरे का नाम भी ले लिया जाए, मैं दिग्गज तो नहीं मानता उनको, लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, बड़े सो कॉल्ड बड़े चेहरे, ये अपने अपने चुनाव हार चुके, निजी चुनाव भी हार चुके, सीटों से हार चुके, बाहर हो चुके, इरिलीवेंट हो चुके। ये कभी 13 महीने का आंदोलन किसानों को आगे चलाते हैं, कभी दूसरे वर्गों में संभावनाएं तलाश करते हैं, और कुछ आंदोलनजीवी भी हैं जो एक मिलीजुली सी उनकी एक तौर तरीका रहता है। हर चुनावी हार के बाद अखबार लेकर के बैठते हैं, समीक्षाएं करना शुरू करते हैं। तो इनके फ्रस्ट्रेशन जो हैं वो चरम पर पहुंच गए हैं, चूंकि अपनी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। इसलिए किसी माध्यम से कोशिश करो कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जैन जी को किसी तरीके से भड़काओ, सड़कों पर उतारो और किसी क्रांति की कोशिश करो, चाहे वर्चुअल कीड़े मकोड़ों के नाम पर ही आपको पार्टी बना करके युवाओं को साथ जोड़ना पड़े। सीजीआई ने किस झोंक में आकर के या किस मूड में आकर के एक कमेंट क्या पास किया, और उस पर उनकी सफाई भी आ गई कि मैंने सारे युवाओं के बारे में नहीं कहा था, कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। कुछ हैं जो सुप्रीम कोर्ट को, व्यवस्था को कोसते रहते हैं और सोशल मीडिया मंचों पर आकर के उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उन पर यह टिप्पणी थी, लेकिन जी, एक बड़ी साजिश दिखाई दे रही है आपको, या ये नॉर्मल वे में युवाओं का समर्थन हासिल करके कुछ चेंज करने के बारे में एक मुहिम चल रही है? देखिए, नेपाल में जब वहां पे आंदोलन हुआ था और वर्तमान सरकार को जाना पड़ा था, और उसके बाद बालेन शाह 1 महीना पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो जब से नेपाल में आंदोलन हुआ था, सरकार को जाना पड़ा था, तब से लगातार भारत में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल द्वारा जेन जी नाम के एक काल्पनिक आंदोलन को जन्म देने का, उसको मूर्त रूप देने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। नीट पेपर लीक होने के बाद भी जो है अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा जेन जी क्यों चुप बैठी हुई है, और सीधे आह्वान किया था सड़क पे उतरो, आग लगाओ। राहुल गांधी तो शायद रोज ही 4 बार दिन में बोलते हैं जेन जी, कल भी बोला है, परसों भी बोला है रायबरेली में। और जो आपने इन नेताओं की विश्वसनीयता और सबकी बात की है, तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के चुनाव के बाद तो इन सबकी कमर टूट गई है, और इनकी मन स्थिति क्या है, और हताशा का स्तर भी अपने चरम से भी आगे जा चुका है। जब राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन लोकसभा के होते हुए भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं, तो उसके बाद क्या आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता है कि आज इनके मनोबल की क्या हालत है? और जिस तरीके से ममता बनर्जी का जो समूल नाश हुआ है, एक तरीके से लोगों ने जो है अ अ, ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर वहाँ लोगों ने बुलडोजर नहीं चलाया है, वहाँ लोगों ने इनके ऊपर रोड रोलर चला दिया, इनको एकदम पीस दिया है। ये एकदम गायब हो गए हैं। और कल उन्होंने जो आंदोलन के लिए का आह्वान किया है 28 मई से, जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, तो उनके 38 या 40 विधायक तो वहां पहुंचे ही नहीं, उस मीटिंग में नहीं आए। तो कुल मिलाकर के अब पूरे अपोजिशन के सामने अस्तित्व का संकट है। अगले साल जो है 2027 में 5 राज्यों में चुनाव फरवरी मार्च में है, और फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव गुजरात में है। फिर 2028 में फिर कर्नाटक में चुनाव है मई में, और उसके बाद फिर 3 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 4 राज्यों में चुनाव है, और हाँ, हिमाचल में भी चुनाव है।
तो 10 राज्यों में भी चुनाव होना बाकी है और बंगाल को जीत करके बीजेपी ने विपक्ष के ऊपर बुलडोजर चला दिया है, बल्कि चला दिया रोड रोलर, पूरा एकदम पीस दिया है इनको। अब इनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है। वरना राहुल गांधी 5वीं बार के सांसद हैं और उनसे इतनी अपेक्षा की जाती है कि जो भी वो बात बोलेंगे उसका एक संदर्भ होगा, एक आधार होगा। अरे भाई, आप रायबरेली पहुंच के एकाएक किस आधार पे प्राइम मिनिस्टर को, भारत के प्रधानमंत्री को, जो कि 12वें जो आपकी जो अब 13वें साल में वो प्रवेश कर गए हैं, 12 साल सत्ता में पूरे कर चुके हैं, अमित शाह जैसे सांसद को देश के गृह मंत्री को आप गद्दार कहने का आधार क्या है, प्रोवोकेशन क्या है? आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया? तो ये अपनी विश्वसनीयता पे खुद ही जब ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो और जनता क्या कर लेगी? और अब इनको ये लग गया है कि अब केवल एकमात्र तरीका है कि ऑनलाइन तरीके के रूट से भारत के युवा को भड़काया जा सकता है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि उसके जो है इंस्टाग्राम पे 1,32,00,000 फॉलोवर्स हो गए हैं, जो बीजेपी से ज्यादा हैं, और शायद उसके एक्स अकाउंट को भारत सरकार ने भारत में उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया है। यूपी में लखनऊ में आज ही अखिलेश यादव ने उसके समर्थन में ट्वीट किया, एक्स पे पोस्ट किया है, तो उनको भी बड़ा इसमें आनंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो नाम रखा गया है इसका, ये कहीं ना कहीं पूरे भारतीय लोकतंत्र और जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है और जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उस सबको मॉक करना है, उसका मखौल उड़ाना है, उसका मजाक बनाना है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इसी तरह का काम नॉर्वे की उस जो जॉर्ज सोरोस की चेली, जो पत्रकार ने जो सवाल किया था, व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू? अरे तुम भैया जो है 56-60 लाख की आबादी के देश हो, तुम्हारा $500 बिलियन तुम्हारा जीडीपी है, और उसमें भी 2/3 ऑयल और गैस से आता है, तो व्हाई डू वी नीड योर वैलिडेशन? तुम्हारे विश्वास की हमको जरूरत क्या है भाई? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर दिल्ली दिल्ली नगर निगम में दिल्ली में पहले 5 नगर निगम थे, अब पांचों मिला के 1 कर दिए गए हैं। तो जब दिल्ली में 5 नगर निगम थे, तो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर दिल्ली के 1 नगर निगम के मेयर के बराबर का आदमी रखता है अपनी औकात में। और ये आपकी जो कॉलोनियल एरोगेंस है कि आप एशिया को, अफ्रीका को मानते हैं कि व्हाइट मैन्स बर्डन है हम, और आप हमें भी सिविलाइज करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है, आप हमें सिविलाइज करेंगे। जॉर्ज सोरोस भी इंडिया को सिविलाइज करना चाहता है। तो ये सब उसके प्यादे हैं, और 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 इनको पैसा मिलता रहे, ये ऐसे ही भौंकते रहेंगे। और ये ममता बनर्जी का इलाज जो है पॉलिटिकल बैटल में हो गया, और वो पूरी तरीके से मार्जिनलाइज हो गई है। अब उनके चलते कोई आंदोलन होगा नहीं। अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में फरवरी 2025 में जिस तरीके से बीजेपी ने इनको किनारे लगाया है और पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया है, और अगले साल फरवरी मार्च में पंजाब में चुनाव हारने के बाद आप देखिएगा आम आदमी पार्टी कुछ ही महीने में, 1 साल में लुप्त हो जाएगी। राजनीति के, सियासत के बियाबान में कहाँ गई मालूम नहीं चलेगा। ये प्रोसेस ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ शुरू हो गई है, ये प्रोसेस इनके साथ शुरू होना बाकी। लेकिन भारत की सरकार को ये डिस्टेबलाइज करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है और इंटरनेशनल मीडिया में उसका जो रिएक्शन आया है, अरे डोनाल्ड ट्रंप की बधाई आ गई प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और मुझे लगता है कि अगले साल जब नगर निगम के चुनाव होंगे लखनऊ के, तो डोनाल्ड ट्रंप योगी जी को बधाई भेज देगा। योगी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, लखनऊ में आपका मेयर निर्वाचित हो गया। और अगर जयपुर का मेयर बीजेपी का होगा, तो भजन लाल शर्मा को बधाई आ जाएगी। वाह वाह वाह, बड़ा भारी काम किया आपने, आपका मेयर चुन लिया गया। तो ये सब दिखाता है कि भारत के खिलाफ ये 12 साल से षड्यंत्र करते करते अब कितना थक चुके हैं, कितने हताश हो गए हैं। और मेरा तो मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसको भी एक मेलोडी चॉकलेट का पैकेट भेज देना चाहिए, ताकि इसको भी जो है, अगर शुगर दिमाग में जाएगी तो दिमाग थोड़ा जी। एक्टिव होगा और कुछ है अच्छे आइडिया आएंगे। अभी हेली लेन का जिक्र किया है वीरेंद्र भट्ट ने। नॉर्वे हाँ। की
केवल 5-6 वर्ष के पत्रकारिता की अनुभव वाली एक हाँ। नौसिखिया की पत्रकार, जिसको उसको ये पता नहीं था पता होगा कि इंडिया है कहाँ मैप में, उसको पता नहीं होगा। नहीं सर, मैं जिसको उसका पता था, बाकी के पत्रकारों के साथ-साथ सबको ब्रीफ किया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री और नॉर्वे के प्रधानमंत्री केवल संयुक्त वक्तव्य पढ़ेंगे, प्रश्न नहीं लेंगे। इसके बावजूद उसने वहां पर प्रधानमंत्री को ट्रोल करने की कोशिश की। इसके बाद जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पर भी हमारे विदेश विभाग के सचिव के साथ कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की। 3 सवाल पूछे, उनका जवाब सुनने की भी सहनशक्ति नहीं थी, वहां से भाग ली। केवल 800 उसके फॉलोवर थे उस समय तक ट्विटर पर, और उसके बाद मोदी विरोधियों ने उसको हीरो बना दिया। 80,000 उसके ट्विटर पर फॉलोअर पहुंच गए, और उनको लगा कि जिसने मोदी को ट्रोल किया है, बस उसको नायिका बना दो। तो यहाँ पर जो ये ट्रोलिंग करते रहते हैं मोदी जी की, रबीस से लेकर के पुण्य प्रसून और अभिसार और आर फार तमाम दूसरे लोग, क्या इनकी भी विश्वसनीयता अब जमीन पर आ गई है? इनकी भी कोई नहीं सुन रहा, जो इनको नॉर्वे की एक नई सी पत्रकार को अपना हीरो मानना पड़ा? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी ये जो किस्सा बताया ना, मेरा इसी को लेके आज सुबह-सुबह एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पे हो गया। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बदनाम हो जाएँगे। एक सर यहाँ पे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने सर मतलब मेरा कोई पोस्ट था, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट कर दिया कि मैंने राहुल गांधी जी की भाषा के बारे में कुछ लिखा था। उन्होंने कमेंट कर दिया कि राहुल गांधी कुछ तो बोल रहे हैं, मोदी जी तो बाहर जाके जवाब ही नहीं दे पाते। तो मैंने सर मतलब उनको बड़ा पोलाइटली रिप्लाई करा कि सर मुझे लगता है कि आप इतने वर्षों तक सरकार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपको आई होप कि मतलब यू वुड हैव द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ गवर्नमेंट्स एंड नेशंस फंक्शन। मतलब एक हर देश का एक प्रोटोकॉल होता है और ऐसी बायलैटरल मीट्स में होस्ट नेशन वो प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। और नॉर्वे लाइक मेनी अदर कंट्रीज वहां पे सीधा है कि इस तरह की जॉइंट ब्रीफिंग्स में जो होस्ट नेशनल हेड होता है उससे तो आप फिर भी सवाल कर सकते हो, गेस्ट नेशनल हेड से सवाल नहीं कर सकते। तो यदि अगर आपको ये प्रोटोकॉल पता होता तो आप इस तरह की मतलब अगर और नहीं भी पता था तो कम से कम एक बार आप इतने सीनियर अधिकारी रहे हो, आप फैक्ट्स वेरीफाई कर लो ना, इस तरह के मतलब अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स एक्सपोज करने की जगह। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जेन जी है ना, मतलब मैं तो उनके सामने जेन जी हूँ एक रिटायर्ड अधिकारी के आगे, तो वो अच्छी खासी अवेयर है सर कि मतलब होता क्या है। लेकिन एक जो लिमिटेड पॉइंट था सर, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10-12 वर्ष से जैसे बेसिकली जब से मोदी जी का आगमन हुआ है सर नेशनल स्टेज पे, आप देखिए सर कि जो चुनाव हमने देखे हैं, वो चाहे अखिलेश यादव हो, सबसे पहले तो राहुल गांधी हैं, उसके बाद चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे सर आप रिसेंटली ले लें तो हमारे स्टैलिन हो, चाहे अभिषेक बैनर्जी हो, ये देश की जनता जो है ना सर, ये डायनास को रिजेक्ट कर रही है मोदी जी के लगातार। आने के बाद से, एक के बाद एक। तो एक तो सर, और अब आप हमारी ऑपोजिशन की चाहे आप कांग्रेस पार्टी को ले लें, चाहे मोस्ट रीजनल पार्टीज को ले लें, ये सब डायनेस्टिक नेचर की पार्टीज हैं। अब सेकंड जो ऑप्शन था सर, वो ये था कि जनता से उठी हुई कोई पार्टी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है। तो वो सेकंड ऑप्शन एक बार कांग्रेस के एक्सट्रीम करप्शन की वजह से अन्ना हजारे का एक आंदोलन हुआ, और जिससे कि वो जनता से उठे हुए आंदोलन में से एक अपॉर्चुनिस्ट अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बना ली। लेकिन पिछले 3-4 स्पेशली सर, हालांकि शुरू तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन जिस तरह से वो व्यक्ति पिछले 3-4 साल में पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि शीश महल को जन की तस्वीरें जनता के सामने आने के बाद से जिस तरह से वो व्यक्ति एक्सपोज हुआ है, मुझे लगता है सर कि ये सोशल मीडिया की पार्टी बन तो जाएंगी, लेकिन इस पे कभी एक देश का आम व्यक्ति सर मुझे नहीं लगता कि भरोसा कर सकता है। तो अब दोनों ही ऑप्शंस क्लोज हो गए
जो प्रोफेशनल पार्टीज है वो सारी मोदी जी की जितनी विरोधी पार्टीज है वो डायनास्ट है, और जनता से उठी हुई पार्टीज पे लोगों को उनकी क्रेडिबिलिटी पे भरोसा नहीं रहा। तो बचा क्या कि सोशल मीडिया पे कुछ बना के अब मोदी को हरा तो नहीं सकते, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म और डिस्टेबलाइज करने का प्रयत्न कर लो। ये सामान सब्सटेंस लगता है सर। अभिजीत दीप के ये नाम है जिसने ये वर्चुअल कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, और इसकी तस्वीरें मनीष सिसोदिया के साथ आ गई हैं। 3 साल ये आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुका है, अभी अमेरिका में बैठा हुआ है। तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से नीट वाले मामले को लेकर के जनजी को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे थे, और अब जनजी का ही नाम ये अभिजीत दीमके ले रहा है बार बार अपने वीडियोज में कि इनको इकट्ठा करने की कोशिश है हमारी, और भारत में बड़े बदलाव की कोशिश है। कॉकरोच वाला जो बयान था वो चूंकि सीजेआई ने दिया था, और एक के बाद एक अब अरविंद केजरीवाल की चार्जशीट पेश होने वाली हैं कोर्ट्स में, सजा वहीं से होनी है, सुनवाई वहीं होनी है। तो उससे पहले कोर्ट्स को आप कटघरे में खड़ा करो, उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख को गिराओ, और सीजेआई से लेकर के स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, सब पर सवाल खड़े करो और लोगों को भड़का करके देश में अराजकता का माहौल पैदा करो। ये कुल मिलाकर के कोशिश लग रही है, लेकिन दोनों अकाउंट, एक्स के भी और इंस्टाग्राम के भी, जिन पर ये फॉलोअर्स जुटाए गए थे, जिनमें तुर्की के नागरिक भी थे, पाकिस्तान के नागरिक भी थे, खाड़ी के देशों के नागरिक भी थे जो इसके फॉलोअर्स बन रहे थे, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए, और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम।